दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने रिपेयरिंग के कुछ अनुभव साझा कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और उनके साथ शेयर करना जो भाई इस फील्ड पे नए हैं या फिर इस फील्ड से कुछ न कुछ भाई सीख रहे हैं। ठीक है? ताकि उनको कुछ अलग या फिर कुछ नया सीखने के लिए मिल सके। देखिए, अपने अनुभव हैं, सभी के अपने-अपने अनुभव होते हैं, हमारे भी कुछ अपने अनुभव हैं, तो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा हम ज़्यादा एसएमपीएस और चार्जर्स वगैरह की रिपेयरिंग करते हैं। तो हमने एक चीज़ हमेशा देखी कि प्राइमरी सेक्शन से जो फॉल्ट आता है वो बहुत आसानी से रिपेयर हो जाता है। ऐसा क्यों? असल में सबसे पहले तो चलिए मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी का बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। किसी भी एसएमपीएस को ले लो, किसी भी चार्जर्स को ले लो, सभी में जो एसएमपीएस उसमें आते हैं, सभी में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि इसमें देखो तो यहाँ पर इसके 2 पार्ट हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो 2 पार्ट मिलेंगे। एक ये पार्ट है इसका और एक ये पार्ट है। ये प्राइमरी सेक्शन होता है, ये सेकेंडरी सेक्शन होता है। इसके बीच में आपको एक ट्रांसफॉर्मर देखने के लिए मिलेगा, एक ऑप्टो कपलर देखने के लिए मिलेगा और एक यहाँ पर ये वाला एक कैपेसिटर देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी लोग इसको एमओवी कहते हैं, बट ये एमओवी जैसा दिखता है लेकिन एमओवी नहीं है। पहले मैंने सवाल पूछा था कुछ दिन पहले, तो काफ़ी लोगों ने एमओवी बोला था। देखिए, एमओवी का अलग काम है और ये कैपेसिटर का अलग काम है। भले भाई हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है, हर नीला कंपोनेंट एमओवी नहीं होता है। तो कई चीज़ें होती हैं, ध्यान में रखो, हर एक चीज़ को आपको हम बताते रहते हैं। लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, आंसर आपने ज़रूर करना है। देखते हैं किसको आंसर पता है। तो यहाँ पर देखिए, जो 2 सेक्शन होते हैं, तो ये होता है हॉट सेक्शन। यहाँ पर आपको करंट लगने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अगर आप इसमें लाइट के साथ में टेस्टिंग कर रहे हो, ऑन एसी टेस्टिंग कर रहे हो, इसमें करंट लगने का खतरा होता है। इसमें कोई भी करंट लगने का खतरा नहीं होता, क्योंकि ये स्टेप डाउन होकर यहाँ पर आपको बहुत कम वोल्ट मिलने लगती है। आउटपुट में जो भी आपके 5 वोल्ट 12 वोल्ट यहाँ पर आ रही होती है। वैसे हम इस सर्किट की बात करें, ईजी वाला दिखाता हूँ आपको। देखिए, इसमें एक लाइन बनी हुई है। ये देखिए, ये लाइन आपको, ये लाइन प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग करती है। प्राइमरी वो जहाँ पर हम 220 वोल्ट दे रहे हैं, सेकेंडरी वो जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। वैसे आप एलईडी टीवी हो या फिर किसी भी ऐसे सर्किट को लो जो 230 220 वोल्ट से चलता है, सभी में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर ये प्राइमरी सेक्शन में जो फॉल्ट आता है उसको रिपेयर करना आसान क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कम कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। सेकेंडरी सेक्शन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं, फिल्ट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा मांगता है। तो प्राइमरी सेक्शन में क्या होता है, स्विचिंग का काम होता है सबसे पहले। और प्राइमरी सेक्शन में जो आईसी होती है वो सबसे मेन रोल प्ले करती है भाई। ये सभी कंपोनेंट्स आईसी तक प्रॉपर वोल्टेज पहुंचाते हैं और आईसी वहाँ पर फिर उसको ट्रांसफॉर्मर को सिग्नल देने का काम करती है। ऐसी मोसफेट आईसी होती है। इसके ये भाई एक मोसफेट ही समझ लो, उसमें आईसी की फॉर्म पे बनाया गया रहता है, लेकिन ये एक मोसफेट ही होता है। तो यहाँ पर भाई क्या होता है कि यहाँ से आपने इनके पॉइंट्स में जहाँ पर 220 वोल्ट देनी रहेगी, इसमें यहाँ पर ये जो वायर जोड़ा है, यहीं पर मैंने अक्सर यहाँ पर एल और एन लिखा है कि लाइव और न्यूट्रल पॉइंट लिखा होता है। यहाँ से 220 वोल्ट जाती है, बीच में एक फ्यूज रहता है। फ्यूज यानी कि ये जो एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर किसी में रजिस्टर देखने के लिए मिलता है और किसी के में इस तरीके से फ्यूज देखने के लिए मिलता है। और ये रजिस्टर वही फ्यूज का काम करता है। हालांकि ये छोटे छोटे सर्किट्स में बड़े बड़े फ्यूज लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहाँ पर एक रजिस्टर दे दी जाती है जो कि एक फ्यूजेबल रजिस्टर के नाम से जानी जाती है। तो जो फ्यूजेबल रजिस्टर होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। यहाँ पर ये सर्किट मैंने रिपेयर किया हुआ है, इसमें एक एमओवी लगा था जो कि भाई हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है हमारे सर्किट को। यहाँ पर लिखा भी है एमओवी। तो हुआ क्या था कि ये यहाँ पर एमओवी फटा था और एक फ्यूज जला हुआ था। एमओवी आपके सर्किट को ख़राब होने से बचाता है हाई वोल्टेज से। तो इसके बारे में वीडियो बना है, उसको आप ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये फ्यूज होता है, फ्यूज आपके हमेशा सीरीज में होता है। इसके बाद ये कैपेसिटर पे जाता है वोल्टेज। ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं। ये एक बॉक्स टाइप कैपेसिटर है। और कैपेसिटर वैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे और कैपेसिटर आपको ये ब्लू वाले ये भी कैपेसिटर की श्रेणी में आते हैं। तो भाई कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, हर कैपेसिटर अलग अलग कामों के लिए सर्किट में देखने के लिए मिलता है। और ये भी एक कैपेसिटर ही है, यहाँ पर देखिए ये 104 नंबर कैपेसिटर। तो ये भी कैपेसिटर ही है, इसको लोग पीएफ कह देते हैं और इसको नैनोफेरेड कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर की बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर कार्य हैं। तो मैं आपको पहले बेसिक से इसके समझा देता हूँ। ये कैपेसिटर पे आपका यहाँ से गया और कैपेसिटर पे सीधे आपके है ना फेज न्यूट्रल ही जाता है। कैपेसिटर हमेशा आपको पैरेलल पे ही देखने के लिए मिलेंगे सर्किट्स पे। पैरेलल से मेरा मतलब है या तो डीसी प्लस माइनस में होंगे या फिर वो जो अगर एसी कैपेसिटर होंगे तो सीधे आपको फेज न्यूट्रल पे ही लगे हुए मिलेंगे।
यानी कि डायरेक्ट उसमें जाता है और उसी से होते हुए, तो सीरीज में लगे हुए बहुत कम ना के बराबर मिलते हैं एसएमपीएस में। सीरीज में आपको ज़्यादातर एम्पलीफायर बोर्ड्स में मिलेंगे। तो सीरीज अभी एम्पलीफायर बोर्ड की बात नहीं हो रही है हमारी, अभी एसएमपीएस की बात हो रही है, एचवी चार्जर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर आपको पैरेलल पे मिलेंगे। तो कैपेसिटर के बाद ये कॉइल पे जाती है। ये कॉइल आपको भले या ट्रांसफॉर्मर की तरह देखने के लिए मिल रहे हो, लेकिन ये असल में एक कॉइल है। वैसे ही इन पे भी आप देखोगे तो एक कॉइल है। तो इस कॉइल से यहाँ पर होते हुए जाती है, इस यहाँ से इस कैपेसिटर में गई, उसके बाद ये कॉइल्स में गई। एक कॉइल के बाद यहाँ पर फिर एक रेक्टिफायर, किसी किसी में रेक्टिफायर पहले होता है, किसी किसी में रेक्टिफायर बाद में होता है। तो रेक्टिफायर चलो एक बात भी और बढ़िया है कि रेक्टिफायर से पहले यहाँ पर फिल्टर हो गई ये कैपेसिटर, और इसने कैपेसिटर और कॉइल ने ये जो 220 वोल्ट एसी है उसको फिल्टर कर लिया थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर ये रेक्टिफायर में गया। रेक्टिफायर, यहाँ पर रेक्टिफायर कहने का मेरा मतलब है कि 4 डायोड की जो एक श्रेणी होती है, ये सीरीज होती है, वो एक रेक्टिफायर को बनाती है। किसी किसी में रेक्टिफायर ऐसा देखने के लिए मिलता है, किसी किसी में आपको 4 पिन वाला डायरेक्टली एक ब्रिज रेक्टिफायर देखने के लिए मिलता है। अब ये रेक्टिफायर होता क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बना है, उसको भी आप देख लेना, उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ये जो रेक्टिफायर है, तो यहाँ से सीधे आपकी यहाँ तक एसी है, यहाँ तक एसी है। और जैसे रेक्टिफायर में पहुंची, रेक्टिफायर यानी कि ब्रिज डायोड या 4 डायोड में जब वो एसी पहुंची, तो डायोड का काम होता है एसी को डीसी में बदल देना। तो यहाँ पर ये एसी गई और इसने डीसी में बदल दिया, और इसके जस्ट बाद में ये कैपेसिटर लगता है जो कि 450 वोल्ट के समथिंग का होता है हर एसएमपीएस में। 400, 450, 500 वोल्ट का भी हो सकता है। तो इसमें सीधे आपकी ये डीसी चलेगी। ये रेक्टिफायर तक एसी आई और इसने डीसी बना के इस कैपेसिटर को दे दी। और ये कैपेसिटर हमेशा डीसी पर ही काम करता है, एसी पर ये काम नहीं करता। भले इसमें 450 वोल्ट लिखा हो, लेकिन ये हमेशा डीसी। इसमें देखिए ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो इसके बाद यहाँ पर डीसी बन गई, तो इस कैपेसिटर तक डीसी आ गई है। और फिर इस कैपेसिटर के बाद ये सीधे यहाँ पर ये आईसी तक गया। ये कैपेसिटर के आप अगर पॉइंट्स ट्रैक करोगे तो ये सीधे आईसी तक जाता है, यहाँ पर आईसी तक। फिर आईसी का काम रहता है भाई स्विचिंग करना। आईसी के साथ ही आपका ऑप्टोकपलर लगता है, जो कि इसको फीडबैक देने का, सेकेंडरी से वोल्टेज, इसमें एक एलईडी होती है छोटी सी, जो कि इसके अंदर एक फोटो ट्रांजिस्टर के साथ काम करके इसको फीडबैक देने का काम करती है। ये पूरा एक मतलब एक क्या कह सकते हैं इसको भाई, सारे कंपोनेंट्स मिलके इसमें काम करते हैं। इसमें प्राइमरी को चलाने के लिए सेकेंडरी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। सेकेंडरी में क्या होता है, ये ऑप्टोकपलर क्या होता है, वही सेकेंडरी से वोल्टेज लेके इसके अंदर जो एक एलईडी होती है छोटी सी आईआर एलईडी, उसके अंदर के कंपोनेंट को ऑन करवा के इसको फीडबैक देती है। तो ऐसे ही ऐसे बिल्कुल एक क्या बोलते हैं इकोसिस्टम कह सकते हैं इसको। अगर ये वर्ड थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि यार ये इसमें फिट नहीं बैठता, तो कमेंट करके बताना कि कौन सा इसमें, यानी कि बिल्कुल साथ मिलके सब कुछ काम करते हैं। तो आईसी को फीडबैक मिला, देखिए ये इसकी पॉइंट्स आईसी से कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर देखिए, और इसके 2 पॉइंट्स हमारे सेकेंडरी से कनेक्टेड होते हैं। इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, एक सभी कंपोनेंट की वीडियो बनी है, आप देखो और सीखो। सभी कंपोनेंट के बारे में जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको रिपेयरिंग का उतना बेसिक्स नहीं आएगा। फिर भी आपको कुछ इस वीडियो से शायद कुछ हेल्प मिल जाए, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो को आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। सीखते रहना, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये इसके साथ में क्या है ना, इसको फीडबैक देने का काम करता है। उसके बाद ये अपना स्विचिंग का काम करता है और ये ट्रांसफार्मर को सिग्नल देता है। और जो एसएम ट्रांसफार्मर, इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ कुछ दिन पहले, इसको भी आप एक बार जरूर दें। इसलिए सभी वीडियोज भी सजेस्ट करता जा रहा हूँ आप लोग, ताकि उनको देख के कुछ सीखते रहें। तो इसको भाई सिग्नल मिला और इसने फिर स्टेप डाउन करा, और स्टेप डाउन करके यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज दी। इसमें 4 पिन आपकी प्राइमरी पे मिलती हैं और आपकी 2-4 पिन आपकी सेकेंडरी पे मिलेंगी। सेकेंडरी में आउटपुट के हिसाब से होती है। तो आपके यहाँ पर ही इसने किया, तो ठीक है। अब क्या होता है, किसी किसी में आपको यहाँ पर 2 ही पिन मिलेंगी, किसी किसी में आपको 4 पिन भी मिलती है। तो यहाँ पर फिलहाल इन्होंने 2 ही पिन दी हुई है ट्रांसफॉर्मर में, इधर प्राइमरी में, ठीक है। तो यहाँ पर इसने स्टेप डाउन का, ट्रांसफॉर्मर का काम वही रहता है भाई। जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल एक ही थ्योरी में काम करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर फेरेट कोर वाला होता है, ये आयरन कोर वाला होता है भाई, लेकिन दोनों के काम लगभग सेम ही होते हैं। इसमें क्या होता है, हमने 220 वोल्ट दिया, इधर आपको 12 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट मिल गया। वैसे ही आईसी इसको सिग्नल देगी और इसने बिल्कुल स्विचिंग करके आउटपुट में यहाँ पर जो है वोल्टेज देनी रहेगी। और आउटपुट पर वोल्टेज अभी हमको प्योर नहीं मिली है, उसको भी फिल्टर करने के लिए भाई इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं,
उस वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। सेकेंडरी का सबसे बड़ा झाड़ होता है और प्राइमरी में तो नॉर्मली ये रिपेयर हो जाता है। प्राइमरी में जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं वो आईसी से होते हैं। ट्रांसफार्मर का बहुत कम रहता है, इन कंपोनेंट्स का बहुत कम रहता है, अक्सर आपका आईसी का फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। इसलिए प्राइमरी सेक्शन को रिपेयर करना थोड़ा सा आसान होता है। अब जब प्राइमरी का फॉल्ट आपको देखने के लिए मिलता है तो प्राइमरी फॉल्ट में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर पहले फ्यूज ही जला हुआ मिलेगा। जब भी प्राइमरी में कुछ फॉल्ट आता है तो आपको फ्यूज जला हुआ मिलेगा, या फिर वो कोई कैपेसिटर यहाँ पर फटा हुआ मिलेगा, या फिर आईसी आपको फटी हुई मिलेगी। तो इसी तरीके से ये 2-4 ही कंपोनेंट होते हैं प्राइमरी में जिनके फॉल्ट को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है, अगर कभी आपको ये आईसी जो है मिल नहीं पाती है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आईसी की जगह पे आप इस तरीके के एसटीआर मॉड्यूल को लगा के उस सर्किट को जिंदा कर सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है, इसका वीडियो मैं भाई बना चुका हूँ कुछ दिन पहले, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं किस तरीके से लगाया जाता है। तो आपने देखा होगा हमने ये एसएमपीएस की बहुत बार रिपेयरिंग करी है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी प्राइमरी सेक्शन में देखिए कुछ भी कंपोनेंट नहीं, कुछ भी से मेरा मतलब है कि ना के बराबर। सेकेंडरी जितना बवाला नहीं है। प्राइमरी में आपको एक आईसी मिलेगी सबसे बड़ा जिसका रोल होता है, और ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर इनसे फीडबैक देना और यहाँ पर ये रेक्टिफाई वगैरह करना, यही काम रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। और इनमें इस कैपेसिटर का बहुत कम फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, इसका बहुत कम फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, इनका भी बहुत कम फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। अभी तक के भाई इतने अनुभव हो चुका है कि अभी तक जितने भी मेरे पास ये एसएमपीएस रिपेयरिंग के लिए आए हैं, आईसी, ये और ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे को ख़राब देखने के लिए मिली। और कभी कभी हमारे को रेक्टिफायर में भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो जो जो फॉल्ट आते हैं 1 2 3 4 5, देखिए इनमें फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। फ्यूज जला हुआ, ये कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो फ्यूज सबसे पहले चला जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूज हमेशा मेरे प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर आईसी, कैपेसिटर और कॉइल और रेक्टिफायर, इनका फॉल्ट अक्सर आता रहता है। अब अगर आप इनमें ही चेक कर लोगे ना तो आप आसानी से ये चीज़ रिपेयर कर सकते हो। बाकी सभी कंपोनेंट्स के बारे में आपको अगर जानकारी है तो आप आसानी से रिपेयर करना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले आज का सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? अगर आप भाई इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड पे नहीं हो तो आप एक बार इस आंसर जरूर देना, सर्च मत करना, बस जो भी अगर आपको आता है वो कमेंट कर लेना। अगर आप लगता है कि आपको ये सही है तो आप कमेंट को चेक कर लेना। बाद में जो भी कमेंट सही रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा। बहुत सारी कमेंट्स रहेंगे, जो एक पहला दूसरा कमेंट रहेगा उसको पिन कर दूंगा, ठीक है? या फिर मैं लिख दूंगा, अगर बहुत लोगों के कमेंट्स सिमिलर हो तो मैं लिख दूंगा इस कंपोनेंट का नाम, ठीक है? इस कंपोनेंट का नाम क्या है, और यहाँ पर कोडिंग भी लिखी गई है और यहाँ पर इसका सिंबल भी बनाया गया है, देख लो आप, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर लेना। थैंक यू।